Hello students, welcome to the next lecture on the optimization techniques. Today I will explain you the concept of the basic feasible solution. Myself Dr. Harish Garg. You can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the optimization techniques in Hindi. The last lecture was on slack variable, canonical and the standard forms and the basic and the non-basic variables. तो जैसा कि आपने देखा we have discussed the basic and the non-basic variable in our last lecture. Now our today's concept is the basic feasible solution. तो क्या बताया था मैंने आपको बेसिक के लास्ट लेक्चर में? बेसिक मींस एल आई. फाइन. तो किस सॉल्यूशन को आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जो एल आई भी हो और फिजिबल सॉल्यूशन भी हो. द सॉल्यूशन विच इज बेसिक एंड द फिजिबल सॉल्यूशन इज नोन एज basic feasible solution. Always remember the basic means the linearly independent. Now अगर आपके पास एक LPP है, the objective function is defined in equation number 1, the constraints are defined in equation number 2, non-negativity restrictions is defined in the equation number 3. Then any point, let's say the point is x1 x2 up to the xn is said to be the solution, feasible solution and the basic feasible solution. कब कहा जा सकता है? आप अगर आप इस तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो इसमें एक वर्ड सॉल्यूशन कॉमन है. फाइन. तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो x मेरा पॉइंट है इज नॉट अ सॉल्यूशन, मान लो अगर वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, फाइन, देन इट इंप्लाइज x इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन, देन इट आल्सो इंप्लाइज x इज नॉट अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. फाइन. अगर वो सॉल्यूशन नहीं है तो वो बेसिक भी नहीं होगा, फिजिबल भी नहीं होगा, फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन भी नहीं होगा. अब किस पॉइंट को आप सॉल्यूशन कहते हो? उसके लिए आपने कौन सा लेक्चर सुना था मेरा? द टाइप्स ऑफ द एलपीपी सॉल्यूशन. एनी पॉइंट x which satisfied my equation number 2 is called as the solution. कोई भी पॉइंट जो आपकी कांस्टेंट को सेटिस्फाइड कर दे उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन. और ऐसा पॉइंट जो कांस्टेंट के साथ साथ नॉन नेगेटिविटी को भी सेटिस्फाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिबल सॉल्यूशन. और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब वो सारे फिजिबल सॉल्यूशन जो आपके एल आई होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? जब भी बेसिक है तो ये जितने भी कांस्टेंट्स है आपके, दैट मस्ट बी ऑफ द इक्वालिटी फॉर्म. फाइन. डोंट फॉरगेट दैट. जब भी आप बेसिक के बारे में बात करोगे, सॉल्यूशंस और फिजिबल सॉल्यूशन के लिए इक्वालिटी हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक के लिए, बेसिक मींस एल आई के लिए इक्वालिटी होना जरूरी है. अगर वो इक्वालिटी नहीं है देन यू कैन फर्स्टली मेक देम बाय यूजिंग द स्लैक एंड द सरप्लस वेरिएबल. देन जैसे आपके पास कोई भी कांस्टेंट्स इक्वालिटी में आ गए, देन your first target is to find the rank of the matrix A. Fine. So let's assume that the rank of the matrix is my M. Then what is the conclusion we have obtained is the M number of the basic variables, the remaining N minus M is my non-basic variables, the total number of the basic solutions are NCM. For more detail about this concept, आप मेरा ये previous lecture basic and non-basic variable सुन सकते हो दोबारा से. अब क्वेश्चन ये उठता है कि m वेरिएबल्स आर माय बेसिक आउट ऑफ द n, देयर आर द टोटल n वेरिएबल्स. तो कौन से वेरिएबल आपके बेसिक होंगे? आंसर मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो आए. व्हाई? बिकॉज बेसिक मींस एल आई, और एल आई कब कहते हो? जब आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो. जो भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आप जीरो सब्स्टिट्यूशन करोगे, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और जिसकी वैल्यू आपके पास नॉन जीरो आएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक वेरिएबल्स. जैसे अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. अब आपने क्या देखा कि n में से m वेरिएबल आपके क्या होंगे? बेसिक वेरिएबल. तो इन सब की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो. और जो बाकी रह गए n माइनस m, द वैल्यूज आर माई जीरो, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन बेसिक वेरिएबल्स. और इन m वेरिएबल में से अगर सारे के सारे नॉन जीरो है, इफ ऑल दी वेरिएबल्स आर माय नॉन जीरो, देन वी कॉल एज अ नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस. और अगर कोई भी कम से कम एक वैल्यू अगर आपकी जीरो आ गई, देन वी कॉल एज दी
डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस, और हमारा हर बार टारगेट होता है नॉन डीजेनरेट बीएफएस निकालना। जैसे एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चेक करना है, फिजिबल सॉल्यूशन चेक करना है, बेसिक सॉल्यूशंस। सबसे पहले सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को लेके। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? जो आपके कांस्टेंट को सेटिस्फाइड करे, राइट? तो चेक कर लेते हैं क्या ये आपके कांस्टेंट को सेटिस्फाइड हो रहा है। x1 x2 is 0, x3 is so satisfied। सेकंड को 2 plus 0 plus 4 6 सेटिस्फाइड होगी ना आपकी दोनों, तो यस इट इज माय सॉल्यूशन। क्लियर? फिजिबल सॉल्यूशन कब होगा? जब कांस्टेंट के साथ साथ नॉन नेगेटिविटी को भी सेटिस्फाइड करे। तो आपका देखो x1 x2 and x3 all are satisfied my non negativity restriction। yes, the point x1 is 1, x2 is 0, x3 is equal to 2 is my feasible solution। अब बात रह गई वेदर इज द बेसिक और द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो बेसिक के लिए क्या चाहिए? कांस्टेंट्स मस्ट बी इक्वालिटी, वो ऑलरेडी इक्वालिटी है, फाइन। तो आपको बेसिक का मतलब एल आई, तो क्या इसका रैंक निकाल सकते हो? रैंक कितना होगा? क्लियरली से द रैंक इज माई 2, फाइन। वंस द रैंक इज माई 2, इसका क्या मतलब हो गया? देयर आर द 2 बेसिक वेरिएबल्स, फाइन। और नॉन बेसिक वेरिएबल कितने होंगे? टोटल वेरिएबल 3 है, तो एक आपका नॉन बेसिक वेरिएबल होगा। क्लियर? नॉन बेसिक वेरिएबल का मतलब क्या है? एक वैल्यू आपकी 0 आएगी, तो वो दैट इज अ 0 इज फाइन। क्लियर? अब क्या आपका x1 एंड x3 ये तो नॉन जीरो है ना, क्या ये आपके बेसिक सॉल्यूशंस हैं? तो क्या डेफिनेशन थी बेसिक सॉल्यूशन के लिए? एल आई होना चाहिए। तो आप एक मैट्रिक्स बना लो, मैट्रिक्स ऑफ द x1 एंड x3। व्हाट इज द कॉलम ऑफ द x1 इज 1 and 2, column of the x3 is 1 and 2, find the determinant। now clearly say what is the determinant of this matrix? Determinant is a 0, so once it's a 0 that means they are not li, hence the given point is not basic solution, fine। तो अगर ये बेसिक नहीं है, what is a BFS? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बेसिक भी हो और साथ में फिजिबल सॉल्यूशन भी हो। इस एग्जांपल में फिजिबल सॉल्यूशन तो है लेकिन बेसिक नहीं है, दैट इंप्लाइज इट इज नॉट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को हम बीएफएस बोलते हैं, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? सो दैट मींस द फर्स्ट पॉइंट इज अ सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, बट नॉट ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। लुक एट द सेकंड पॉइंट। सबसे पहले क्या ये सॉल्यूशन है आपका? वी कैन सी वेदर इट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशंस। 2 minus 4 plus 5, what is that? Is it equal to 3? yes, satisfied। look at the second one, 4 plus 2 plus 10, clearly say they are not equal to 6। what does it implies? This implies the given point is not solution, given point is not solution। why? because it does not satisfy my second constraints। तो अगर ये सॉल्यूशन नहीं है, व्हाट डज इट इंप्लाइज? दे आर नॉट फिजिबल सॉल्यूशन, फाइन। अगर फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है, तो दैट मींस इट इज नॉट अ बेसिक सॉल्यूशन, फाइन। अगर बेसिक नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट बीएफएस। क्लियर? द सेकंड इज इट इज नॉट ए बीएफएस। मोर ओवर आपने इसका रैंक कितना निकाला था? रैंक इज माई 2, तो इसका मतलब बेसिक वेरिएबल्स कितने आएंगे इसमें? 2, और नॉन बेसिक वेरिएबल कितने होने चाहिए? 1। इसका मतलब कम से कम एक वेरिएबल मस्ट बी 0, लेकिन इसमें तो कोई भी वेरिएबल 0 नहीं है ना, फाइन। तो आप ऑप्शन बी को वैसे भी डिस्कार्ड कर सकते थे फॉर द बेसिक सॉल्यूशन के लिए। वी नीड एट मोस्ट द 2 वेरिएबल्स टू बी बेसिक, लेकिन वो आपके पास क्या है? नहीं है। 3 आ गए ना आपके नॉन जीरो, सो दैट इज नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन। Look at the second next question, check whether they are solution feasible or not। तो पहली बात इक्वालिटी है, फाइन। अगर इक्वालिटी नहीं होती, मान लो आपको इस स्टेटमेंट को ऐसा कह दिया जाता x1 minus 2x2 is less than equal to 3, तो क्या करते आप? you have to use the slack variable, फाइन, प्लस s1 is equal to 3, ऐसे बनाते हैं ना आप इसे। तो वो मैंने आपको इसी तरह से फॉर्म कर दिया। you can see x3 is my slack variable।
चेक वेदर दे आर सोल्यूशन और नॉट। सबसे पहले सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है गिवन कंडीशन कांस्टेंट को 0 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड। यस इट इज माय सॉल्यूशन। क्लियर। बट आप सेकंड कांस्टेंट देखो, आपका ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। x2 is not greater than 0, therefore the given point is not feasible solution. अगर ये feasible solution नहीं है, what does it implies? This implies it is not basic feasible solution. Fine. बेसिक हो जाओ ना हो वो बाद में चेक करते हैं। अब बेसिक के लिए क्या करेंगे, इसका रैंक निकालेंगे। व्हाट इज द रैंक इज, एक ही कांस्टेंट है, रैंक इज 1। इसका मतलब एक आपके पास बेसिक वेरिएबल होगा और कितने नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे, हाउ मेनी वेरिएबल्स, टोटल 3 वेरिएबल्स, सो 2 वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन बेसिक वेरिएबल। इसका मतलब इन 3 में से x1 x2 x3 में से 2 वेरिएबल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जाके वो बेसिक के ऊपर चलेगा। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 0 है, फाइन। और x2 अब ये बेसिक है कि नहीं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द x2, minus of 2 which is my non-zero. Fine. So coefficient matrix of the x2 is minus of 2 which is non-zero, hence it is a basic solution. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो बेसिक सॉल्यूशन है। फाइन, फिजिबल नहीं है, बेसिक फिजिबल नहीं है, लेकिन ओनली सॉल्यूशंस आपके पास है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, क्या ये सॉल्यूशन है, चेक कर लेते हैं। सेटिस्फाइड हो रहा है, 0 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 satisfied. Yes, it's a solution. क्या ये feasible solution है? Yes, all these constants are satisfied, all these points are satisfied. Yes. क्या ये basic है? तो 2 नॉन बेसिक चाहिए ना आपको, 2 की वैल्यू आ गई। What is the coefficient of the x3? Coefficient of the x3 is my 1 which is my non-zero. Yes, it is my basic solution. Fine. तो अगर ये basic solution भी है, feasible भी है, that implies it is a BFS as well. Look at the third part, x2 x1 is equal to 2 0 and 1, तो substitution करते हैं, 2 minus 0 plus 1 is equal to 3 satisfied. Yes, it is my solution. Will it be a feasible? Yes, because all these values are satisfied my greater than equal to sign. Yes, it is my feasible too. Are they basic? तो बेसिकली क्या चाहिए आपको, इसका रैंक आपने निकाला था 1 है, तो नॉन बेसिक वेरिएबल कितने आए आपके, नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर माय 2। फाइन, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0, लेकिन यहां तो एक वेरिएबल की वैल्यू 0 है। फाइन, दैट मीन्स इट इज नॉट बेसिक। क्लियर, क्योंकि इसमें रैंक 1 है तो बेसिक वेरिएबल कितने मिलेंगे आपको, बेसिक वेरिएबल इज 1 ओनली, तो मतलब एक की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो बट इट इज 2 वैल्यूज है आपके पास, इट इज नॉट ए बेसिक। तो अगर बेसिक नहीं है तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी नहीं होगा। Okay, now look at that the GATE 2019 question. Consider the system, already quality है, x1 ये आपके पास क्या दिया हुआ है, BFS दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है आपको। सबसे पहले रैंक देखो इसका कितना है, रैंक इज माई 2, तो इसका मतलब इसके बेसिक कितने आएंगे, बेसिक्स आर माई 2 और नॉन बेसिक कितने होंगे, टोटल दे आर 4 वेरिएबल्स, 4 माइनस 2 दैट इज 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स। इसका मतलब 2 वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए। एक वैल्यू तो दे रखी है आपको 0, इसका मतलब एक वैल्यू और 0 आएगी। x1 कैन नेवर बी 0, इसका मतलब x2 इधर x2 विल बी 0 और x4 विल बी 0, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर आपका x2 0 है तो ये वैल्यू सारी यहां पे फिल करते हैं। पहली वैल्यू कितनी होगी 3, b x2 विल बी 0, x3 विल बी 0, x4 की वैल्यू कितनी है c, दैट इज माई a। सेकेंड कांस्टेंट में फिल करते हैं 3 प्लस 0 माइनस ऑफ 2 इंटू सी इज इक्वल टू 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0, सॉरी x1 विल बी 1, x1 1 है ना आपके पास, तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्लियर, बट लेकर देखो -1 आपका, -1 का मतलब क्या है, x4 इज इक्वल टू -1, लेकिन ये तो फिजिबल ही नहीं है, इट्स नॉट फिजिबल।
तो अगर ये फिजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब x2 आपका जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही जीरो होगा। इसको भी देख लेते हैं, फिल करते हैं सेकंड इक्वेशन में। पहले x1 x2 x3 पता नहीं है, x2 इज माई b, x3 इज 0, x4 इज 0 विच इज इक्वल टू 3। सो b कितना हो गया आपके पास 2। तो आपके पॉइंट्स क्या बन गए, x1 is 1, x2 is equal to 2, x3 and x4 are my 0। फाइन, तो क्या ये बेसिक होगा? आप क्या कर लो इसका डिटर्मिनेंट, 1 एंड 2 का डिटर्मिनेंट इज अ नॉन जीरो, तो यस दिस इज अ बेसिक। तो आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, a कितना है आपका, a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन कर दो, 3, x2 is my 2, 0 plus 0 which is equal to 5, a की वैल्यू 5 हो गई, b ये तो केस पॉसिबल नहीं है, फाइन, c is my 0, what is the b, b is equal to 2, so the right answer of the problem is 7 is the correct answer. Look at the next one, it's a recent year paper, find which of the following is the optimal basis। तो पहले बेसिस की बात हो रही है, ऑप्टिमल मीन्स ऑप्टिमल होने के लिए सबसे पहले वो फिजिबल होना जरूरी है ना, तो दैट इज अ बीएफएस। ये बेसिकली आपसे बीएफएस पूछ रहा है। ये पहला S1 के लिए करते हैं, क्या कह रहा है, x1 एंड x2, तो बेसिक होने के लिए क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, x1 x2 की वैल्यू फिल करते हैं, अल्फा एंड 1 और x2 के लिए 1 एंड बीटा। फाइन, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा इज माई 1, अल्फा इज 2, बीटा इज माई 1, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो यस इट इज अ बेसिक। फाइन, बेसिक तो होगा लेकिन ये फिजिबल होगा कि नहीं, यहां पे फिल करते हैं वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2 है, 2x1 प्लस x2, x3 एंड x4 आर माई नॉन बेसिक, तो वो वैल्यू जीरो हो गई। फाइन, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, जैसे आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपकी x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -4, बट इट नॉट सेटिस्फाइड माई गिवन कंडीशन, तो इसका मतलब दैट इज नॉट माई फिजिबल। बेसिक तो है लेकिन फिजिबल नहीं है, अगर फिजिबल नहीं है तो ये ऑप्टिमल भी नहीं होगा, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो S1 इज माई फॉल्स स्टेटमेंट, ए ऑप्शन कैंसल, सी ऑप्शन कैंसल। सिमिलरली आप S2 के लिए चेक कर लेते हैं, पहले बेसिक है कि नहीं, x3 का कोफिशिएंट 1 0, x2 1 एंड बीटा की वैल्यू सेकंड केस में कितनी है 4, so clearly say that determinant is my non-zero which implies it is my basis। फाइन, अब ये क्या फिजिबल होगा, फिजिबल के लिए क्या करें, इक्वेशन को सॉल्व करें, x3 एंड x2 आर माई बेसिक, तो x1 एंड x4 ये क्या हो गया आपके नॉन बेसिक, इनकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो सब्सट्रैक्ट करो, x1 इज 0, x2 इज माई नॉन जीरो, x3 is my non-zero which is equal to 4, 0, beta is my 4, x4 is my 0 which is 8, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, फाइन, और x3 कितना आ गया 2, and both are satisfied my given non-negativity restrictions, yes it is my feasible। तो ये बेसिक भी है फिजिबल भी है, तो दैट मीन्स yes it is my optimal, S2 is my correct, so that means the B is the right answer of the problem। ये आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, यू कैन ट्राई योर सेल्फ, फाइन, एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, विच वन इज द करेक्ट और विच वन इज द रॉन्ग। अब आपके लिए क्वेश्चन उठता है कि हाउ वी कैन फाइंड द बीएफएस, जैसे इन एग्जांपल में तो ये सॉल्यूशन दे दिया ना आपको पहले ही, फाइन, क्वेश्चन ये है कि ये निकालेंगे कैसे हम, how we can find the BFS, and that we will see in our next lecture, how we can find the BFS of the LPP. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students, happy learning always.